नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप बीती पर। यहाँ हर कहानी सच्चाई और डर के बीच का वो पुल है जिसे पार करने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। आज की कहानी उस एक रात की है जब एक साधारण पिज्जा डिलीवरी बॉय को ऐसी जगह ऑर्डर देने भेजा गया जहां कोई भी जाना नहीं चाहता। ये कहानी है राहुल की, जो उस श्रापित अस्पताल में गया जिसे लोग सिटी जनरल हॉस्पिटल कहते हैं। एक ऐसा अस्पताल जो 20 साल पहले जला था, लेकिन वहां की आत्माएं आज भी भटकती हैं। क्या आप उस वीरान अस्पताल में कदम रखने की हिम्मत कर पाएंगे? चलिए जानते हैं कि राहुल के साथ क्या हुआ जब उसने उस रात की डिलीवरी के लिए हाँ कहा। लेकिन दोस्तों, चेतावनी है, ये कहानी आपके दिल की धड़कनों को तेज कर सकती है, तो तैयार रहिए। ये है भूतिया अस्पताल की आखिरी डिलीवरी। राहुल 25 साल का एक युवा जो दिन रात मेहनत करता था। उसका सपना था कि वह अपने छोटे भाई बहन को अच्छी पढ़ाई और अपनी मां को आरामदायक जिंदगी दे सके, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं थे। इसीलिए वह दिन भर पिज्जा डिलीवरी का काम करता और रात में पार्ट टाइम स्टोर मैनेजर के काम में हाथ बटाता। उस रात मौसम खराब था, बारिश तेज हो रही थी और बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी आफत आने वाली है। राहुल ने आखिरी ऑर्डर पूरा किया और सोचा कि अब घर जाकर आराम करेगा। तभी मैनेजर शर्मा जी की आवाज आई, राहुल, एक और ऑर्डर है, जल्दी करो। लेकिन सर, रात बहुत हो चुकी है और ये कौन करता है ऑर्डर इतनी रात में? राहुल ने थकी हुई आवाज में पूछा। शर्मा जी ने लापरवाही से जवाब दिया, पैसे मिले हैं तो डिलीवरी करनी पड़ेगी। पता है, अस्पताल रोड का है, वो बड़ा अस्पताल जो बंद पड़ा है। क्या सर, वो तो वीरान है, वहां कौन पिंजा मंगवाएगा? राहुल ने घबराते हुए पूछा। मजाक मत करो, ग्राहक ने धमकी दी है कि ऑर्डर लेट हुआ तो शिकायत करेगा, जल्दी निकलो, शर्मा जी ने सख्त लहजे में कहा। राहुल की मर्जी नहीं थी, लेकिन नौकरी बचाने के लिए उसने बाइक उठाई। अस्पताल पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में सिर्फ बारिश की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा है। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अस्पताल के गेट पर पहुंचकर राहुल की बाइक अपने आप बंद हो गई। ये क्या बकवास है? राहुल बड़बड़ाया। अस्पताल का गेट जंग लगा हुआ था और ऊपर टूटी हुई पट्टी पर लिखा था, सिटी जनरल हॉस्पिटल, मरीजों की सेवा के लिए समर्पित। गेट से अंदर झांकते ही उसने देखा कि इमारत के अंदर अंधेरा था, लेकिन रिसेप्शन की लाइट रह रहकर टिमटिमा रही थी। राहुल बाइक से उतरकर गेट के पास खड़ा था। तेज बारिश ने उसकी जैकेट और पैंट को पूरी तरह भिगो दिया था। उसने झिझकते हुए गेट को धक्का दिया। गेट धीमे से चरमराया, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। अंदर का दृश्य राहुल के लिए बेहद असामान्य और डरावना था। अस्पताल की इमारत का बाहरी हिस्सा खंडहर जैसा लग रहा था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और उनमें से हवा गुजरने पर अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकल रही थी। रिसेप्शन की ओर लगी नेम प्लेट के अक्षर जंग खा चुके थे, लेकिन उनमें से इमरजेंसी रूम शब्द अभी भी दिखाई दे रहे थे। बारिश के पानी में अस्पताल का मुख्य फर्श चमक रहा था, लेकिन उसके ऊपर काई और मिट्टी की परतें जमी थीं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे इलाके को भुला दिया हो। जैसे ही राहुल ने अंदर कदम रखा, उसके जूते पानी और मिट्टी के कारण फिसलने लगे। उसने खुद को संतुलित किया और धीरे धीरे रिसेप्शन की ओर बढ़ा। रिसेप्शन काउंटर पर रखे कंप्यूटर और फाइलें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। राहुल ने आवाज लगाई, पिज्जा डिलीवरी, कोई है? जवाब में उसे दूर कहीं से गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह आवाज अस्पष्ट और अस्पष्ट थी, जैसे हवा में कोई सरसराहट हो। तभी अचानक रिसेप्शन के पीछे की कुर्सी अपने आप घूमने लगी। राहुल घबरा गया और पीछे हट गया। उसने ध्यान दिया कि कुर्सी धीरे धीरे रुक गई, जैसे किसी ने उसे घुमाया हो। यहां क्या हो रहा है? उसने कांपते हुए खुद से पूछा। राहुल ने अपने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन अचानक बंद हो गया। वह अब पूरी तरह अंधेरे में था। केवल बाहर की बिजली चमकने पर ही उसे इमारत का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता। आगे बढ़ते हुए
उसने अस्पताल के गलियारे में एक दरवाजा देखा। उस पर लिखा था मरीज वार्ड 3A। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। राहुल ने जैसे ही उसे धक्का दिया, दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला और अंदर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वार्ड के अंदर बिस्तरों की कतारें थीं। कुछ बिस्तरों पर गंदे और खून से सने चादरें पड़ी थीं। राहुल ने एक पल को सोचा कि यह सब किसी फिल्म जैसा लग रहा है, लेकिन यह फिल्म नहीं, असली था। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी व्हीलचेयर पर पड़ी। व्हीलचेयर अपने आप हिल रही थी। राहुल ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और देखा कि व्हीलचेयर के पास एक मरीज की फाइल पड़ी थी। उसने फाइल उठाई। फाइल पर लिखा था मरीज संख्या 302, वार्ड 3A, मानसिक स्थिति अस्थिर, आगजनी का शिकार। फाइल पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने फाइल को वापस वहीं फेंक दिया और पीछे हटने लगा। जैसे ही राहुल ने वार्ड से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि वार्ड के अंदर लगे मॉनिटर अपने आप चालू हो गए। मॉनिटर पर अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं। एक आदमी की धुंधली छवि जो सीधा राहुल की ओर देख रही थी। तभी राहुल को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। दरवाजा अचानक खुल गया। राहुल दौड़ते हुए गलियारे में पहुंचा। वह अब तक पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। गलियारे में पहुंचकर उसने एक क्षण को राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे दौड़ रहा है। वह बिना पीछे देखे सीढ़ियों की ओर भागा। उसे ऊपर की मंजिल से एक और आवाज सुनाई दी, 4थी मंजिल पर आओ, यहां पिज्जा लाओ। ये आवाज बेहद गहरी और अजीब थी। राहुल ने अपनी सांसों को संभाला और सोचा कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन ऑर्डर पूरा करने की मजबूरी और अपनी नौकरी बचाने की चिंता ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। राहुल ने धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ रही थी। अजीब सी ठंडक ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। बारिश और तूफान की आवाज अब दूर दूर से आती हुई महसूस हो रही थी, मानो वह अस्पताल के अंदर किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका हो। सीढ़ियां जर्जर और गीली थीं। राहुल का जूता एक बार फिसला, लेकिन वह संभल गया। दीवारों पर पानी टपक रहा था और उस पर फफूंद की मोटी परत चढ़ी हुई थी। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि हवा और भारी हो चुकी थी, जैसे किसी ने पूरे माहौल को किसी अंधेरे भार से भर दिया हो। जैसे ही राहुल दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसके सामने 2 गलियारे फैले हुए थे। एक गलियारे में घुप अंधेरा था, जबकि दूसरे में एक हल्की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने टॉर्च की बजाय रोशनी वाले गलियारे की ओर बढ़ने का फैसला किया। गलियारे की दीवारें एकदम गंदी और धूल मिट्टी से भरी हुई थीं। हर कुछ कदम पर टूटे बेंच और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े पड़े थे। राहुल को अपनी दाईं ओर एक खिड़की दिखाई दी। बाहर बिजली चमक रही थी, जिससे अस्पताल का बाहरी हिस्सा पल भर के लिए रोशन हो जाता। जैसे ही राहुल ने गलियारे के बीच में कदम रखा, उसे अचानक एक बेहद तेज और दर्द भरी चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी तीखी थी कि उसने अपने कानों पर हाथ रख ली। बचाओ, हमें बचाओ! राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन गलियारा खाली था। यहां कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक अजीब सरसराहट सुनाई दी, मानो दीवारों के अंदर से कोई सरक रहा हो। उसने तुरंत अपना बैग कसकर पकड़ लिया और कदम तेज कर दिए। गलियारे के अंत में एक टूटा हुआ स्ट्रेचर पड़ा था। उस स्ट्रेचर के पास राहुल ने देखा कि एक परछाई उसके सामने से गुजरी। यह परछाई एक आदमी की थी, जो तेजी से दूसरी ओर बढ़ी। कौन है? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। परछाई रुकी और धीरे धीरे दीवार पर चढ़ गई। वह परछाई अब दीवार पर एक आकार लेने लगी। एक लंबा आदमी, जिसकी गर्दन असामान्य रूप से झुकी हुई थी। उस आदमी ने दीवार से उतरते हुए राहुल की ओर इशारा किया। उसका इशारा साफ था, आगे बढ़ो। राहुल ने डर के मारे अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह परछाई गायब हो चुकी थी। राहुल ने एक कमरे का दरवाजा देखा, जो आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका।
कमरे के अंदर 4 बेड रखे थे जिन पर गंदी और फटी हुई चादरें थीं। एक बेड के सिरहाने पर एक स्टील का स्टैंड था जिस पर एक खून से सनी हुई खाली ड्रिप लटकी हुई थी। जैसे ही राहुल अंदर गया उसे लगा कि बेड पर कुछ हिला। उसने पास जाकर देखा तो चादर के नीचे एक इंसानी आकार दिख रहा था। यह क्या है? उसने खुद से कहा। उसने हिम्मत जुटाकर चादर हटाई लेकिन बेड खाली था। तभी उस कमरे की लाइट जोर से चमकी और बंद हो गई। कमरे के कोने में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह पास गया और देखा कि वहां एक पुराना खिलौना पड़ा था, एक प्लास्टिक की ट्रेन जिसके पहिए टूट चुके थे। जैसे ही राहुल ने खिलौने को उठाया, खिलौना अपने आप चलने लगा। ट्रेन ने अजीब सी आवाज निकालते हुए 2 बार घूमकर रुक गई। उसकी हेडलाइटें लाल हो गईं। तभी कमरे की दीवार पर एक बच्चे की छवि उभरी। वह बच्चा राहुल को घूर रहा था। उसकी आंखें काली और खाली थीं। तुम क्यों आए हो? बच्चे ने धीरे धीरे कहा। राहुल ने खिलौने को फेंक दिया और कमरे से भाग निकला। भागते हुए राहुल ने दूसरी मंजिल के सभी दरवाजों को बंद पाया। वह सीढ़ियों की ओर भागा और वहां उसे दीवार पर एक ताजा खरोंच मिली। खरोंच से ऐसा लग रहा था कि किसी ने उंगलियों से दीवार को नोचा हो। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, 4थी मंजिल पर आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। राहुल की सांसें तेज हो रही थीं। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह 4थी मंजिल पर जाएगा तो शायद उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। राहुल के लिए यह रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच वह उस पुराने और जर्जर अस्पताल की दूसरी मंजिल पर खड़ा था। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं है यहाँ, बस पुरानी इमारत है, जल्दी से ऑर्डर देकर निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने गलियारे में कदम रखा, उसे लगा कि आसपास की हवा बदल गई है। यह ठंडी और भारी हो गई थी। गलियारे में हर तरफ टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर जमी धूल दिखाई दे रही थी। राहुल ने देखा कि एक कोने में एक पुराना बेंच पड़ा हुआ था। बेंच के पास एक टूटी हुई व्हील चेयर पड़ी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। राहुल ने घबराकर अपनी टॉर्च निकाली और व्हील चेयर पर रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, व्हील चेयर एकदम रुक गई। राहुल को ऐसा लगा जैसे वहां कोई बैठा हो। यहां कोई है क्या? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में बस सन्नाटा। गलियारे के अंत में राहुल को एक दरवाजा दिखाई दिया जिसके ऊपर बोर्ड लगा था, मरीज वार्ड 3A। दरवाजा आधा खुला हुआ था। राहुल ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खटाक से अपने आप बंद हो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह सब क्या हो रहा है? दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो सकता है? उसने खुद से कहा। तभी अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने डरते हुए दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। कमरे के अंदर 4 बिस्तर पड़े थे। हर बिस्तर पर गंदगी और धूल जमी थी। एक कोने में एक पुरानी फाइल और स्टील का डिप स्टैंड पड़ा था। राहुल ने कमरे में कदम रखा और चारों तरफ देखा। अचानक एक बिस्तर की चादर हिली। राहुल पीछे हट गया। उसने देखा कि चादर के नीचे कुछ है। उसने हिम्मत जुटाई और चादर को खींचा, लेकिन बिस्तर खाली था। तभी कमरे में रखी पुरानी फाइल अपने आप फर्श पर गिर पड़ी। राहुल ने फाइल उठाई। उस पर लिखा था, मरीज संख्या 302, मानसिक रूप से अस्थिर, विशेष ध्यान दें, आगजनी का शिकार। राहुल ने फाइल को वापस रखा और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। वह दरवाजे को धक्का देने लगा, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। खुल जा प्लीज, यहां से निकलना है, उसने घबराते हुए कहा। तभी कमरे की लाइट्स एक बार जलने लगी और बंद हो गईं। दीवार पर एक छाया उभरी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह छाया एक आदमी की थी। उसका सिर झुका हुआ था और वह राहुल की ओर इशारा कर रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? छाया ने धीमी और भारी आवाज में पूछा। राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया और दरवाजा आखिरकार खुल गया। कमरे से बाहर निकलते ही राहुल को महसूस हुआ कि गलियारा अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर कुछ कदम पर अजीब आकृतियां बनी थीं।
उसने सीढ़ियों की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि एक व्हील चेयर उसके पीछे चल रही थी। यह सब बकवास है, यह सच नहीं हो सकता, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन व्हील चेयर उसके पीछे पीछे आती रही। राहुल ने रुककर उसे देखने की हिम्मत जुटाई। व्हील चेयर पर एक टूटी हुई गुड़िया रखी थी, जिसके चेहरे पर खून के निशान थे। गुड़िया की आंखें एकदम चमकने लगीं और व्हील चेयर अचानक उसके पास रुक गई। भागते भागते राहुल ने दीवार पर खून से लिखी एक लाइन देखी, 4थी मंजिल पर आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। उसके पैर ठिठक गए। उसे लगा जैसे यह संदेश उसके लिए ही लिखा गया हो। राहुल थका हुआ, पसीने से तर और डर से कांपते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। दीवार पर लिखा संदेश, 4थी मंजिल पर आओ, उसके दिमाग में गूंज रहा था। यह सिर्फ खून से लिखा संदेश नहीं था, यह एक चेतावनी भी हो सकती थी। मैं यहां क्यों आया? नौकरी के चक्कर में क्या मैं अपनी जान गंवा दूंगा? राहुल ने खुद से बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों की ओर देखा। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उसने महसूस किया कि हर कदम के साथ माहौल और डरावना होता जा रहा है। हवा अब और भारी लग रही थी और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध ने उसकी नाक को चुभो दिया। 4थी मंजिल पर पहुंचते ही राहुल ने देखा कि पूरा गलियारा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर एक कमरे से हल्की हरी रोशनी टिमटिमा रही थी। उस कमरे के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ऑपरेशन थिएटर। राहुल ने उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम पर उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से चीखों की आवाजें सुनाई दीं। ये आवाजें इंसानी थीं, लेकिन उनमें दर्द और बेचैनी थी। कौन है अंदर? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में चीखें अचानक बंद हो गईं। दरवाजा थोड़ा सा खुला, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को थोड़ा और धक्का दिया। कमरे में कदम रखते ही उसने जो देखा, उसने उसे भीतर तक हिला दिया। ऑपरेशन थिएटर में 4 बेड लगे थे। हर बेड पर एक मरीज पड़ा था। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनकी बॉडी एकदम स्थिर थी, मानो वे जिंदा और मरे हुए के बीच कहीं फंसे हों। उनके चेहरे जले हुए थे और उनके गले में नली जैसी चीजें लिपटी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक ऑपरेशन टेबल थी, जिस पर खून से सनी एक पुरानी सर्जरी किट रखी हुई थी। वहां खून का एक बड़ा तालाब बना हुआ था और उसमें से धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। राहुल ने कमरे के चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने पोस्टर और नोटिस चिपके हुए थे, लेकिन हर पोस्टर पर अजीब निशान और खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से उन पर गुस्सा निकाला हो। तभी ऑपरेशन थिएटर के कोने से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने तेजी से उस ओर टॉर्च डाली। वहां एक आदमी खड़ा था। वह डॉक्टर की वर्दी पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा बेहद बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें गड्ढों में ढंसी हुई थीं और उसकी त्वचा जगह जगह से उधड़ी हुई थी। डॉक्टर ने राहुल की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अब तुम वापस नहीं जा सकते। राहुल की टॉर्च अचानक बंद हो गई। वह पूरी तरह अंधेरे में था। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल अब कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसे चारों ओर से अजीब सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम हमारे बीच हो, तुम भी अब हमारी तरह बनोगे। ऑपरेशन टेबल पर पड़ा एक मरीज अचानक उठ गया। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने राहुल की ओर झुकते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करना, तुम भी एक मरीज हो। राहुल ने टेबल के पास पड़ी सर्जरी किट से एक धारदार औजार उठाया और उससे मरीज पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वह मरीज गायब हो गया। राहुल ने जैसे तैसे खुद को संभाला और दरवाजे को धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। वह दौड़ते हुए गलियारे में आ गया, लेकिन 4थी मंजिल अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान थे। फर्श पर टूटे कांच और हड्डियों के टुकड़े बिखरे थे। हर कोने से अजीब चीखें और हंसी की आवाजें आ रही थीं। मैं यहां से कैसे निकलूंगा? राहुल ने घबराकर कहा। तभी उसे गलियारे के अंत में एक दरवाजा दिखा। उस पर लिखा था, शरण केंद्र। राहुल ने सोचा कि शायद यह दरवाजा उसे बाहर का रास्ता दिखा सके। उसने तेजी से उस दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। राहुल ने शरण केंद्र के दरवाजे को धक्का दिया।
दरवाजा चरमराते हुए खुला और उसके सामने एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। यह गलियारा बाकी अस्पताल से बिल्कुल अलग था। यहाँ की दीवारें साफ सुथरी थीं और फर्श चमक रहा था। यह कैसे हो सकता है? यहाँ तो सब जर्जर है, फिर यह हिस्सा ऐसा क्यों दिख रहा है? राहुल ने खुद से कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर लगी तस्वीरें उसकी नजर में आईं। उन तस्वीरों में मरीजों और डॉक्टरों के समूह दिखाई दे रहे थे। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी जो 20 साल पुरानी थी। गलियारे के अंत में एक बड़ा बोर्ड लगा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सिटी जनरल हॉस्पिटल, मानसिक रोगी विभाग। राहुल को याद आया कि अस्पताल के मानसिक रोगी वार्ड में ही वह भीषण आग लगी थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। ये वही जगह थी। दीवार पर एक और बड़ी तस्वीर थी जिसमें अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर का नाम लिखा था, डॉ. विवेक शर्मा, चीफ सर्जन। यह नाम राहुल को परिचित लगा। उसे याद आया कि उसने इसी नाम का जिक्र मरीजों की फाइल में भी देखा था। राहुल ने देखा कि गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर नेम प्लेट लटकी हुई थी जिस पर लिखा था, ऑडिटोरियम। उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। ऑडिटोरियम का हाल बेहद अजीब था। वहां हर तरफ कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं और मंच पर एक बड़ा पर्दा लटका हुआ था। पर्दे के पीछे से हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पर्दे को हटाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंच के पीछे एक बड़ा शीशा था और उस शीशे के पीछे एक प्रयोगशाला जैसा कमरा था। वहां दर्जनों मरीज खून से लथपथ बिस्तरों पर पड़े थे। राहुल ने शीशे के पास जाकर देखा। कमरे के बीच में एक ऑपरेशन टेबल थी और उस पर एक मरीज लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। तभी एक फाइल राहुल के पैर के पास गिर गई। उसने फाइल उठाई और पढ़ना शुरू किया। डॉ. विवेक शर्मा ने मरीजों पर कई अवैध प्रयोग किए। मानसिक रोगियों को इंसानों से अलग करने के नाम पर उनके शरीर पर खतरनाक सर्जरी की। कई मरीज इन प्रयोगों में मारे गए। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने फाइल को और पलटा। आखिरी प्रयोग के दौरान मरीज संख्या 302 ने आग लगाई, जिसमें डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ और मरीज जलकर मर गए। राहुल को समझ में आया कि अस्पताल में आत्माओं का होना, यहाँ की अजीब घटनाएं, ये सब उसी दिन की वजह से था। जैसे ही राहुल फाइल को वापस रख रहा था, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। वहां वही डॉक्टर खड़ा था, डॉ. विवेक शर्मा। उसकी वर्दी अब खून से सनी थी और उसकी आंखें एकदम खाली थीं। तुमने यह सब पढ़ा तो अब यहां से जा नहीं सकते, डॉक्टर ने गहरी और ठंडी आवाज में कहा। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? डॉक्टर हंसा और उसकी हंसी गूंजने लगी। मैं वो हूं जिसने इस अस्पताल को श्रापित किया। यहां जो भी आता है वह हमारा हिस्सा बन जाता है, तुम भी। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऑडिटोरियम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पर्दा गिर गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी चारों ओर से मरीजों की चीखें सुनाई देने लगीं। वह आवाजें राहुल के दिमाग को चीर रही थीं। वह अपने कानों को ढककर जमीन पर गिर गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला पकड़ रहा है। उसने देखा कि डॉक्टर उसके सामने खड़ा है और उसकी गर्दन कस रहा है। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और डॉक्टर के हाथ से खुद को छुड़ाया। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे ऑडिटोरियम के फर्श पर एक छेद दिखाई दिया। वह छेद तहखाने की ओर जाता था। राहुल ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाया। राहुल जैसे ही सुरंग के अंदर गिरा, उसने अपने चारों ओर घुप अंधेरा पाया। जमीन ठंडी और गीली थी और वहां एक अजीब गंध थी जो सड़े हुए मांस की तरह लग रही थी। वह धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और अपने फोन की टॉर्च चालू करने की कोशिश की। सौभाग्य से इस बार फोन काम कर गया। सुरंग का रास्ता लंबा और तंग था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, चेहरे जो दर्द और गुस्से से विकृत थे। हर कुछ कदम पर उसे लगा कि कोई पीछे से उसके बालों को छू रहा है, लेकिन जब वह पलट कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। तहखाने में चलते हुए राहुल को सरसराहट और अस्पष्ट फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुमने हमें क्यों छोड़ा? हमारी मदद करो, हमें यहां से निकालो।
राहुल ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाजें और तेज होने लगीं। सुरंग के अंत में उसे एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, मृत्यु का घर। राहुल का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराता हुआ खुल गया। दरवाजे के पीछे जो दृश्य था वह किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। यह एक बड़ा कमरा था जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। बीचों बीच एक बड़ा लोहे का पिंजरा था जिसमें कंकाल और सड़े हुए शव पड़े थे। पिंजरे के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी रोशनी झपक रही थी। कमरे के कोने में एक बड़ा लकड़ी का तख्ता रखा था जिस पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। तख्ते पर एक किताब खुली पड़ी थी। किताब के पन्ने पीले और जले हुए थे। राहुल ने किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, सिटी जनरल हॉस्पिटल की नींव एक कब्रगाह पर रखी गई थी। यहां मरने वालों की आत्माएं कभी चैन से नहीं सो पाईं। विवेक शर्मा ने अपने स्वार्थ और शोध के लिए उन आत्माओं को परेशान किया। उन्होंने मानसिक रोगियों पर अमानवीय प्रयोग किए और आखिरकार उन आत्माओं ने प्रतिशोध लिया। आग की रात हर आत्मा ने अपनी पीड़ा से डॉक्टर और उसके मरीजों को इस श्रापित जगह का हिस्सा बना दिया। अब जो भी यहां आता है वह इस जाल में फंस जाता है। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने किताब को बंद कर दिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की हवा बदल गई। मोमबत्तियां बुझने लगीं और पिंजरे के अंदर से एक छाया निकलने लगी। पिंजरे से निकलने वाली छाया धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेने लगी। यह वही डॉक्टर था, विवेक शर्मा, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसके हाथों से खून टपक रहा था। तुमने मेरी कहानी जान ली है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते, डॉक्टर ने गहरी और ठंडी आवाज में कहा। राहुल ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डॉक्टर ने अपनी लंबी पतली उंगलियों से राहुल की ओर इशारा किया। तुम भी उन मरीजों की तरह बनोगे जिन पर मैंने काम किया था, तैयार हो जाओ। तभी कमरे की दीवारों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। छत से काले धुएं की लकीरें निकलकर राहुल की ओर बढ़ने लगीं। हर लकीर एक इंसानी आकृति में बदल रही थी। वह मरीज जो डॉक्टर के प्रयोगों में मारे गए थे, उन्होंने राहुल को घेर लिया। तुम हमें यहां से बचाओ, वरना तुम्हें भी यहीं सड़ना पड़ेगा, एक आत्मा ने कहा। राहुल चिल्लाया, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं यहां फंस गया हूं। राहुल को अचानक किताब का ख्याल आया। उसने दौड़कर किताब उठाई और उसके आखिरी पन्ने को पलटा। वहां लिखा था, इस श्राप को तोड़ने के लिए आत्माओं को वह शांति दो जो उनसे छीनी गई थी। उनके अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करो, तभी यह जाल खत्म होगा। लेकिन इसके नीचे एक और लाइन लिखी थी, अगर तुम असफल हुए तो तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे। राहुल ने सोचा कि उसे यह करना ही होगा। उसने कमरे में पड़े पुराने कपड़े और धूप बत्ती के टुकड़े जुटाए। उसने पिंजरे के चारों ओर मोमबत्तियां फिर से जलाईं और एक मंत्र जैसा पढ़ना शुरू किया जो किताब में लिखा था। जैसे ही वह मंत्र पढ़ रहा था, आत्माएं चीखने लगीं, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और डॉक्टर ने जोर से चिल्लाया, तुम यह नहीं कर सकते, ये मेरी दुनिया है। राहुल ने घबराते हुए किताब को मजबूती से पकड़ा और उसके आखिरी पन्ने पर लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। कमरे में चारों ओर हवा तेजी से घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। दीवारों पर उभरी भयानक आकृतियां अब जोर जोर से चीखने लगीं। विवेक शर्मा, जो अब पूरी तरह भयानक छाया में बदल चुका था, धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रहा था। तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे, तुम्हारी आत्मा अब हमारी है। डॉक्टर की गूंजती हुई आवाज राहुल के कानों में चोट कर रही थी, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने किताब से नजरें हटाए बिना मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे ही राहुल ने मंत्र को खत्म किया, कमरे की फर्श पर अजीब सी दरारें पड़ने लगीं। पिंजरे के अंदर बंद आत्माएं एक एक करके हवा में घुलने लगीं। उनकी चीखें अब दर्द से भरपूर थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून भी झलक रहा था। हमें शांति मिल रही है, लेकिन तुम्हें यहां रुकना होगा, एक आत्मा ने कहा।
राहुल यह सुनकर ठिठक गया। मुझे? क्यों? मैंने तो तुम्हारी मदद की है। तुमने आत्माओं को शांति दी, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब डॉक्टर को रोकने का साधन बनेगी। डॉक्टर ने यह सुनकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि राहुल ने अपने कानों को ढक लिया। यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। मैं हमेशा वापस आऊंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, डॉक्टर ने कहा। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और कमरे की दीवारों से काले धुएं के सर्प निकलने लगे। राहुल को महसूस हुआ कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो यह आत्माएं दोबारा फंस जाएंगी। राहुल के पास दो विकल्प थे। वह भाग सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो आत्माओं को फिर से डॉक्टर के अधीन होना पड़ेगा। दूसरा विकल्प था अपनी आत्मा को इस श्रापित अस्पताल में छोड़कर डॉक्टर को हमेशा के लिए कैद करना। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, डॉक्टर ने चीखते हुए कहा। राहुल ने अपने परिवार के बारे में सोचा, अपनी मां, छोटे भाई बहन, जिनके लिए वह मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो और लोग भी उसकी तरह इस जाल में फंसते रहेंगे। राहुल ने किताब को पिंजरे के अंदर रख दिया और आखिरी पंक्ति जोर से पढ़ी। इस श्राप को खत्म करने के लिए एक जीवित आत्मा को अर्पित करना होगा। मैं अपनी आत्मा देता हूं ताकि यह श्राप समाप्त हो सके। जैसे ही राहुल ने यह कहा, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। डॉक्टर की छाया चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। दीवारों पर बनी आकृतियां भी मिटने लगीं। आत्माओं ने राहुल को देखते हुए कहा, तुमने हमें आजाद कर दिया, धन्यवाद। राहुल की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसकी सांसें हल्की हो गईं और वह पिंजरे के पास गिर पड़ा। कमरे में अब सन्नाटा था। अस्पताल के ऊपर सुबह की पहली किरण पड़ी। तूफान थम चुका था। बाहर से देखने पर अस्पताल अब एक सामान्य इमारत जैसा लग रहा था, मानो वह किसी भी श्राप से मुक्त हो चुका हो। जब पुलिस और पिज्जा आउटलेट के अन्य कर्मचारी राहुल को ढूंढते हुए अस्पताल पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। रिसेप्शन के काउंटर पर केवल एक पुराना पिज्जा बॉक्स पड़ा था। बॉक्स के ऊपर खून से लिखा हुआ था, उसने हमें शांति दी। अगला कौन? राहुल का कोई निशान नहीं मिला। कुछ हफ्तों बाद एक नए पिज्जा डिलीवरी बॉय को उसी अस्पताल से ऑर्डर मिला। वह हंसते हुए बोला, इस वीरान जगह से ऑर्डर, जरूर कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने अस्पताल के गेट पर कदम रखा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं थी, बल्कि उन सभी की है जो अज्ञात खतरों को अनदेखा कर देते हैं। क्या आप भी कभी ऐसी जगह जाएंगे जहां अतीत की परछाई जिंदा हो? आप बीती पर अगली बार मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक सोचिए, क्या आप किसी बंद पड़े अस्पताल से पिज्जा लेने जाएंगे?